गणेश जी को नमन करके मेरी कुलदेवता श्री तुलजा भवानी और मेरे सदगुरु श्री साईं बाबा को नमन और स्मरण करके आज के वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। हम एक एक करके ले रहे हैं 27 जन्म योग के बारे में जानकारी और आज हम लेंगे 14 नंबर के हर्षण इस योग के बारे में जानकारी। हर्षण जान लेते हैं हमेशा की तरह इस शब्द का अर्थ। हर्षण इस योग का अर्थ जानते हुए कुछ लोग हर्ष मतलब आनंद, खुशी, उत्साह इस तरीके से करते हैं कि जो हर्ष दिलाता है वो हर्षण, लेकिन ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर्षण का अर्थ बहुत नजदीक जाता है घर्षण इस शब्द के साथ। तो फिर इसे हर्षण क्यों कहा गया है? इसे घर्षण ही क्यों नहीं कहा गया? इसकी वजह यह है कि हर्षण इस योग का प्रभाव दो ग्रह एक दूसरे से जो ऊर्जा उत्पन्न करते हैं उस ऊर्जा को एक दूसरे के साथ घिसने से जो ऊर्जा पैदा होती है उस घर्षण के वजह से कहा गया है। ये बहुत बड़ी मात्रा का ये प्रभाव है, ये जन्म योग है। इसका इफेक्ट आसमान में आता है, तारों से आता है, ग्रह दशा से आता है। ये बहुत बड़ी स्तर का विषय है। तो ये जो ऊर्जा है वो दो ग्रहों से निकलने वाली जो ऊर्जा है उसके लिए उपयुक्त साबित होता है। उस ऊर्जा के ऊपर इसका प्रभाव है, या ऐसा कह सकते हैं कि उस ऊर्जा से ही इस योग का जन्म हुआ है। ग्रह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं लेकिन वो एक दूसरे के पास नहीं है। तो वो जब भ्रमण करते हैं तो वो एग्जैक्टली डायरेक्ट एक दूसरे को टच किए बिना भ्रमण करते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर है, लेकिन फिर भी उनसे जो ऊर्जा निकलती है जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कहते हैं, ये एनर्जी का एक दूसरे के साथ घर्षण होने के वजह से जो ये शक्ति उत्पन्न होती है उसका नाम है हर्षण। और इस योग में जो लोग पैदा होते हैं उनके ऊपर इस योग का, इस शक्ति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यही है इन लोगों की खासियत। तो हर्षण में हर्ष शब्द का आनंद से, खुशी से कोई भी संबंध नहीं है। इसका अर्थ उससे भी बहुत ज्यादा है। अगर बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा से उत्पन्न हुए, उसके प्रभाव से उत्पन्न हुए, उस प्रभाव का आपके जन्म योग में अगर इफेक्ट होता है तो उस योग में जन्मे हुए लोग वो तो स्पेशल ही होंगे। इसी तरह से स्पेशल है इस योग में जन्मे हुए लोग। ये बहुत ही कुशाग्र बुद्धिमत्ता लेके पैदा होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, भावना प्रधान होते हैं। बचपन से ही इनके अंदर जो विकसित दिमाग है, भावनाएं हैं, रोजमर्रा के काम के ऊपर की जो जीवनी है वो बचपन से ही इनके अंदर दिखाई देती है। भूख लगना सिंपल सी बात है, लेकिन अगर किसी को भूख लगे, इस योग में जन्मे हुए जो इंसान है, अगर इनको किसी को भूख लगे तो वो उस भूख के आगे बढ़ के उसके बारे में डिटेल से सोचेंगे कि भूख क्यों लगती है, शरीर के अंदर क्या होता है, भूख मिटाने के लिए जो करना चाहिए उससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। बहुत सी ऐसी बातें हैं। सामान्य इंसान या दूसरे योग के में जन्मे लोग अगर भूख लगी तो खाना खा के अपने बाकी कामों के लिए आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये लोग बहुत ही डिटेल में सोचेंगे, विचार करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि इस योग में जन्मे हुए सभी लोग संशोधन ही करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन वो बहुत डिटेल में सोचेंगे। इन लोगों को छोटे मोटे काम करना, सिंपल से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। जो क्रिटिकल बातें हैं, जो ऐसी बातें जो आमतौर पे लोगों के समझ में नहीं आती, जो विशेष रूप की बातें हैं, वो काम, वो बातें, वो अभ्यास, वो शिक्षा लेनी इन्हें बहुत पसंद होती है। और इस योग के प्रभाव की वजह से ये लोग ऐसी क्रिटिकल बातें, विशिष्ट रूप से बातें आसानी से कर भी लेते हैं। जैसे कि अगर कोई कवि हो तो इस योग में जन्मा है तो कोई विशेष कविताएं वो करेगा, विशेष रचनाएं वो रचेगा।
अगर ये टेक्नीशियन है तो ऐसे कामों में इसकी निपुणता रहेगी कि जो बाकी के लोगों के समझ में आसानी से ना आए। अगर न्याय के क्षेत्र में है, अगर कायदे के क्षेत्र में है, सुरक्षा के क्षेत्र में है और इस योग में जन्मा है, तो वो इंसान इस तरीके से काम करेगा जो बाकी के लोग उतने सटीकता से, उतने डीपली जाके नहीं सोचेंगे। इस तरीके से इतना डीपली जाके ये इंसान काम करेगा। अगर ये व्यापारी है, इस योग में जन्मा हुआ इंसान अगर व्यापार कर रहा है तो वो ऐसी चीजों का व्यापार करेगा जो चीजें, जो बातें, जो काम आमतौर पे बाकी के व्यापारी, बाकी के लोग नहीं कर पाते। दुर्लभ वस्तुएं, वैशिष्ट्यपूर्ण चीजें, बातें और ऐसी बातें, ऐसी चीजें जिनसे बाकी के लोगों के मन में बहुत उत्सुकता होती है, जो हमारे मन में कुतूहल पैदा करते हैं, औत्सुक्य पैदा करते हैं, जिनको देख के, जान के हमारा दिल सरप्राइज होता है। ऐसी बातों का व्यापार करना, ऐसे काम करना इन योग में जन्मे हुए लोगों को बहुत पसंद होता है। ये सुनने के बाद आप तो ये समझ गए होंगे कि इस क्षेत्र में जो लोग हैं वो व्यापार भी कर सकते हैं, कला क्षेत्र में भी जा सकते हैं, टेक्नीशियन स्वरूप की कोई नौकरी भी कर सकते हैं या कोई और काम भी कर सकते हैं। वो ज्यादा निपुणता से और बहुत डिटेल में सोच के वैचारिक क्षमता बढ़ाने वाले कुछ नियम, कुछ कृति उसमें लगा के बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यही है इस योग में जन्मे हुए लोगों की खासियत और करियर के बारे में इनकी जानकारी। भारी भरकम चीजों में इन्हें लगाव नहीं होता। शारीरिक श्रम करने के बजाय ये दिमागिक श्रम करना बहुत पसंद करते हैं। वैशिष्ट्यपूर्ण, दुर्लभ और ऐसी बातें जो करना हर किसी के बस में नहीं है, वही काम करना इन्हें पसंद होता है। संशोधन करेंगे तो अलग किस्म का करेंगे। कार चलानी पसंद हो तो कोई स्पेसिफिक मेक की कार चलानी इन्हें बहुत पसंद होगी। अगर आप जन्मे हैं इस हर्षण योग में तो आप जरूर भाग्यशाली है। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कुंडली में चंद्र, नेपच्यून और शुक्र, इन तीनों ग्रहों की दशा अच्छी स्थिति में हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी ऊर्जा आपको तकलीफ दे होगी। अगर इन तीनों ग्रहों की स्थिति आपके कुंडली में अच्छी है, प्रॉपर है, तो जरूर आपके हाथों से बहुत अच्छे और वैशिष्ट्यपूर्ण काम ही होंगे। अब जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं, हर एक योग में कुछ दिक्कत होती है, कुछ तकलीफ देह बात भी होती है। ये इस हर्षण योग में जन्मे हुए लोगों को भी एक तकलीफ देह बात होती है जो मैं अभी बताऊंगी। मैंने हर्षण योग में जन्मे हुए बहुत से लोगों को दूसरों के लिए जीते देखा है। पूरी उम्र वो दूसरों के लिए, अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए जीते हैं। देखिए कि ये अच्छी बात है। स्वार्थ नहीं होना, त्याग वृत्ति होना, ये अच्छी बात है। दूसरों की मदद करना, दूसरों का ख्याल रखना, उनके लिए जीना, अपने जीवन का कुछ काल उनके लिए गुजारना, ये अच्छी बात है। लेकिन एक हद तक हमने खुद अपने लिए जन्म लिया है तो हमें खुद का भी ख्याल रखना होता है, खुद के लिए भी जीना होता है। खुद की पसंद, खुद की खुशी, खुद के तत्वों पर अमल रखे। खुद का सम्मान हमें खुद करना होता है। तो सबसे पहले ये करें और बचे वक्त में बाकी के कामों में आप दूसरों के लिए जिए तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। आसान से शब्दों में, जीवन भर दूसरों के लिए कमाई का जरिया, पैसे कमाने की मशीन आप ना बने, इसका ध्यान आपको अपने खुद के लिए रखना है। यह हो गई बात इस योग में जन्मे हुए लोगों के ऊपर, हर्षण योग में जन्मे हुए लोगों के ऊपर क्या प्रभाव होता है इसकी। अभी हम जानकारी लेते हैं हमेशा की तरह, जब रोजमर्रा के जीवन में ये योग शुरू रहता है तो उसका प्रभाव किस तरीके से होता है। हमने शुरुआत में ही देखा कि हर्षण का मतलब क्या है और इसका प्रभाव आसमान में, हमारे जो स्पेस है, अवकाश है, उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है,
इनके ऊपर होता है। ये बहुत बड़ी बात है इस योग की। तो आपको शायद पता होगा या नहीं होगा, लेकिन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ना कि सिर्फ हमारे मोबाइल के लिए, टीवी के लिए, सैटेलाइट के लिए यूजफुल होती है, ये हमारे ब्रेन के लिए भी यूजफुल होती है। ये हमारे ब्रेन के ऊपर भी असर डालती है। पावर प्लांट, मैग्नेटिक एनर्जी फ्लो, मैग्नेट से चलने वाली सभी चीजें, सभी उपकरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर से चलने वाली सभी चीजें और सभी उपकरण, और ब्रेन की जो क्षमताएं हैं, डिस्कशन, निर्णय लेना, सोचना, चिंतन और मनन, ये सभी के लिए और साथ साथ अभ्यास के लिए भी ये योग हमें मदद करता है। लेकिन ब्रेन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है, इसके लिए, इस वजह से ब्रेन की सर्जरी इसमें बिल्कुल ना करें। ये बहुत बड़ी बात है जो मैं कह रही हूं। हमें वही काम करने हैं जो रोजमर्रा के कामों में आते हैं इस बात की, ना कि उसमें आप सोचेंगे कि ये अच्छा है तो कोई डॉक्टर सोचेगा कि हाँ मैं मेरे मरीज की ब्रेन सर्जरी इस योग में करूंगा, तो नहीं, क्योंकि आप जान ले कि इस योग का अर्थ है हर्षण, माने ऊर्जा का घर्षण। अगर हम कहें कि हमारा शरीर एक मशीन है, तो ये योग रोजमर्रा के जीवन में ये जब शुरू रहता है तो ये योग उस वक्त हमारे मशीन का, हमारे शरीर रूपी मशीन का एक पावर सप्लायर है। पावर सप्लायर शुरू करके हम कभी भी कोई मरम्मत की काम नहीं करते, चीज नहीं करते। उसी प्रकार से काम करना है, चिंतन मनन करना है, बाहरी काम करना है, वो ठीक नहीं है। ये योग डायरेक्टली हमारे मस्तिष्क के ऊपर, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करता है। और एक विशेष बात मैं इसमें बताऊंगी। रोजमर्रा के काम तो सभी काम हम इसमें कर सकते हैं। कोई अच्छा काम है, कोई विशेष काम है, तो भी हम इस योग में कर सकते हैं, क्योंकि ये बुरा नहीं है, ये बिल्कुल ही बुरा नहीं है। लेकिन मैं एक जरूर बात आपको बताऊंगी कि जब ये योग शुरू रहता है, हमें कैलेंडर के या पंचांग के जरिए पता चलता है कि अभी हर्षण योग है, तो इस दिन, इस वक्त से लेके इस वक्त ये हर्षण योग शुरू रहता है, शुरू रहेगा। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि इस हर्षण योग में आपके दिमागी स्थिति कैसी है, आप क्या सोच रहे हो, आपको किस बात के लिए इंटरेस्ट बढ़ने लगा है या कम होने लगा है। ऐसी कोई चीज जो आपको खाना या करना पसंद है, आपने किस चीज के ऊपर गौर फरमाया है, या आपकी मनस्थिति किस तरीके से है। आप अपने मन का विचार, जो ब्रेन की एक्टिविटी है, जो आपकी सोच है, इसका विचार इस योग में आप जरूर करिए। अगर आपकी मनस्थिति, आपकी धारणा इस योग में अच्छी है तो अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको किसी डिप्रेशन की, किसी टेंशन की, बिना वजह किसी कोई तकलीफ की आशंका हो रही है, आपके मस्तिष्क की स्थिति, आपके विचार की स्थिति थोड़ा निगेटिव मोड पे जा रही है, तो अलर्ट हो जाए। और ये बहुत सेंसिटिव विषय है, ये योग, ये प्रभाव, ये ब्रेन, सभी बातें बहुत सेंसिटिव है, आपके विचार भी। तो आपको अगर कोई निगेटिव थोड़ा सा भी इफेक्ट लगे तो आप उस वजह से अच्छा मार्गदर्शन लें। उसी तरीके से अगर इस योग के चलते आपकी मनस्थिति अच्छी है तो आपका शुभ काल है, मानसिक तौर पे आपका वो शुभ काल है। लेकिन अगर इस योग के चलते आपकी मनस्थिति ठीक नहीं है तो वो आपके लिए थोड़ा बुरा, क्रिटिकल काल हो सकता है। इस योग में जन्मे हुए जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनका भी ध्यान आप इस योग के चलते रखिए। और बाकी के जो भी छोटे शिशु हैं, 2 से लेकर 6 की आयु है, उन शिशुओं का ध्यान भी आप इस योग के चलते रखिए। साथ ही जो बहुत बूढ़े लोग हैं, जैसे कि 70 से ऊपर उनकी आयु चली है, वो 70 है, 80 है उनकी आयु, उससे भी बड़ी है, तो इस योग में चलते महीने में एक बार ये योग आता है, तो उस वक्त आप छोटे बच्चों का और बहुत बूढ़े लोगों का विशेष ख्याल रखें, उनको अकेला ना छोड़े, इससे आपकी तकलीफ नहीं बढ़ेगी। जन्म के वक्त ये योग है तो बाकी की ग्रह दशा देख के कहा जा सकता है कि कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार इस योग में
इस योग की शांति करनी जरूरी है कि नहीं है। मतलब सिर्फ एक योग के वजह से शांति करने की जरूरत नहीं है, बाकी के ग्रहों की स्थिति भी देखनी चाहिए। उसी प्रकार अगर आप इस हर्षण योग की शांति करना सोच रहे हैं, जरूरत है ग्रहों की दशा देख के, तो वो शांति पाठ आप इसी योग के चलते करिए। और 70 से ऊपर जिन लोगों की आयु गई है, उनकी अगर वयोवस्था शांति करनी है और उनके कुंडली में ग्रहों की दशा, ग्रहों की स्थिति ज्यादा ठीक नहीं है, तो उनका जन्म भले ही इस हर्षण योग में ना हुआ हो, वयोवस्था शांति करना इस योग में अच्छा माना जाएगा। साथ ही अगर आप बड़ी पूजा नहीं कर रहे हो, बड़े तौर पे शांति नहीं कर रहे हो, तो इस योग में नाम जप तो जरूर करें, क्योंकि ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन के ऊपर। इस योग में विशेष कामों की शुरुआत ना करें, लेकिन जो काम आपने शुरू किए हैं उनको जारी रखें। हमने देखा कि हर्षण योग में जन्मे हुए लोग कुशल होते हैं, किसी विशेष काम के लिए उनकी जीवन उनका वो पैदा हुए होते हैं। साथ ही ये भी जान ले कि इस योग में जन्मे हुए लोग दयालु होते हैं, दया भाव सहज रूप से ये प्रकट करते हैं। लेकिन कभी कभी दुख की वजह से, घृणता की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, चिंता की वजह से, या किसी बुरे लोगों के, दूसरे बुरे लोगों से आए बुरे अनुभव की वजह से आप में कोई निम्न रूप के गुण दिखाई दिए, क्रोध है, मत्सर है, बदला लेने की भावना है, तो ये आप बहुत बुद्धिमान हैं, तो ऑब्वियसली ये भावना भी बहुत बड़े स्तर पे चली जाती है, इससे आपको भी हानि होगी। मैं जरूर कहूंगी कि अगर आप हर्षण योग में जन्मे हैं, तो अपने दिल में आप पैदाइशी दयावान हो, तो आपके दिल में आप हमेशा कोमल स्वभाव, किसी को हानि ना पहुंचाना, सभी की भलाई करने के हेतु काम करना, ये गुण आप अपने अंदर पाले। अगर आपने इस बारे में सोचा, अपनी आयु 8 से लेके 25-30 तक ये आपने ध्यान रखा, तो आप लोगों के लिए भी बहुत मददगार साबित होंगे और आपका व्यक्तित्व और निखर जाएगा। समाज को आपकी वजह से बहुत लाभ होगा और आप खुद के लिए, अपने फैमिली के लिए भी गौरवास्पद साबित हो सकते हैं। ओम साई राम।